हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपको एक गुड न्यूज़ मिल गई होगी कि डीएसएसबी ने टीजीटी और पीआरटी वैकेंसीज़ के लिए आज नोटिफिकेशन रिलीज किया है। टीजीटी और पीआरटी के अलावा भी और भी आपकी वैकेंसीज़ हैं, क्लर्क की हैं, ठीक है, बाकी पटवारी की है, लेकिन जो अभी इस समय जो हॉट चल रहा है वो आपका टीजीटी और पीआरटी है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो भी आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, एज रिलैक्सेशन है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का क्या है, आउटसाइडर वालों को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैं वो सारी कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको रिप्लाई करके उसको ज़रूर बताऊँगा। और इसमें आपकी एक चीज़ और है, नेचुरल साइंस। तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि नेचुरल साइंस है क्या ये नॉर्मल साइंस है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, या कुछ ये अलग है, कुछ अलग ही सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में हम ये पूरा कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, इससे ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। इसके अलावा अगर आप में से कोई मैथ्स की प्रिपरेशन बिल्कुल ही बेसिक से करना चाहता है, बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहता है, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको मैथ्स की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो से कराई जा रही है। तो सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है वो 25 मई से स्टार्ट होने वाली हैं, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 24 जून है, ठीक है। तो 25 मई से स्टार्ट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 24 जून है। ये आपको नोटिफिकेशन, अगर किसी को फुल नोटिफिकेशन की ज़रूरत हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, वहाँ पे जाके इसको पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम ब्रीफली एक बार वैकेंसीज देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपकी टीजीटी हिंदी है, मेल फीमेल दोनों के लिए। इसमें आपकी नेचुरल साइंस है, मेल फीमेल दोनों के लिए। इसमें आपकी मैथ्स की है, मैथ फीमेल दोनों के लिए। एसएसटी की है, मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी बंगाली लैंग्वेज की हैं मेल के लिए, ठीक है। तो बाकी आपकी जो भी सब्जेक्ट बच्चे संस्कृत वगैरह, इसके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, और आपके इंग्लिश के लिए भी कोई भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो हिंदी के लिए है, बाकी साइंस और एसएसटी और बंगाली लैंग्वेज के लिए। प्राइमरी में आपका ये देखिए, आपकी दो जगह हैं, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, एक जगह ये है। बस अंतर क्या है, डिपार्टमेंट का अंतर है। ये आपका है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, और ये आपका है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। तो बस डिपार्टमेंट का अंतर है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही ठीक हैं। जहाँ भी मिल जाए वही बढ़िया है आज के टाइम पे, तो ठीक है। तो वैसे कोई अंतर नहीं है, बस डिपार्टमेंट का अंतर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्राइमरी की ये दो जगह हो गई हैं, और इसके अलावा आपकी हैं असिस्टेंट टीचर, आपकी नर्सरी की हैं, ठीक है। तो टोटल आपकी हो गई टीजीटी की दो जगह, ये पीआरटी की हो गई, और एक आपकी हो गई ये नर्सरी की। अब हम 1 बाय 1 इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका है ये टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए आपको 45% मार्क्स के साथ जो है आपका बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और आपके पास एटलीस्ट ये आपके जो 4 सब्जेक्ट गिवन है इनमें से एक होना चाहिए। अब देखिए, ये है तो नेचुरल साइंस का, लेकिन ये जो आपके जो सब्जेक्ट 4 गिवन है उसमें इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। एक्चुअल में ये है क्या, ये जो पूरी जो एलिजिबिलिटी है ये कॉमन एलिजिबिलिटी है। यही एलिजिबिलिटी सेम आपको मैथ्स वाले सेक्शन में भी देखने को मिलेगी, सेम यही एलिजिबिलिटी आपको सोशल साइंस वाले में भी मिलेगी, यही आपको इंग्लिश वाले में भी मिलेगी। इंग्लिश का तो अगर इसमें है ही नहीं वैकेंसी। तो उन्होंने एक्चुअली किया क्या है, ये जो 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं ये केवल नेचुरल साइंस के लिए नहीं है, ये एक इन्होंने जनरल क्वालिफिकेशन बता दी है जो इन चारों के लिए है, ठीक है। तो सेम आपको ये मैथ्स वाले में भी मिल जाएगी और एसएसटी वाले में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेचुरल साइंस की, तो आपको फोकस करना है बस नेचुरल साइंस पे कि आपके पास नेचुरल साइंस ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जो लोग मैथ्स में जाएंगे, यहाँ पे हम अगर मैथ्स कर दें तो उनके पास मैथ्स होना चाहिए। जो इंग्लिश के होंगे उनके लिए इंग्लिश, जो एसएसटी के हैं उनके लिए एसएसटी, ठीक है। तो एक तरीके से ये केवल नेचुरल साइंस का ना होकर इन्होंने चारों का इसी में कर दिया है। बाकी आप फुल नोटिफिकेशन में देखेंगे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये पूरा क्लियर किया हुआ है कि टीजीटी नेचुरल साइंस का क्या मतलब है। अब देखिए, नेचुरल साइंस के लिए क्या आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी,
ये सब आपके क्या हैं, नेचुरल साइंस में आएंगे, फिजिकल साइंस में। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस का मतलब कुछ अलग नहीं है, वो ही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। सोशल साइंस में आपका क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी, ये सब आपके क्या हैं, सोशल साइंस में आएंगे एसएसटी में। अब इन्होंने कुछ इसमें ऐसा तो कॉम्बिनेशन का कुछ नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए या बायो बॉटनी का, सेम एसएसटी में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है और मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसका एक बार आप कंफर्म कर लेना किसी जिसको भी इस बारे में जानकारी हो। अब आगे आ जाइए, तो रिलैक्सेशन का अब हम आगे बात करेंगे। इसमें अब आ जाइए फिजिकली डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, ये आपका हो गया बीएड। ठीक है, तो ये केवल बीएड वालों के लिए है, बीटीसी वाले जो है इसको नहीं कर सकते। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके अलावा है सीटेट होना चाहिए। ठीक है, और सीटेट है, ये टीजीटी की बात कर रहे हैं, तो ये वाला आपका हो जाएगा जूनियर वाला, आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब आ जाइए, एक नोटिस इसमें और है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशन इन द आरआर एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। इसका मतलब क्या है कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि फाइनल ईयर में अगर हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहा है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है, तो क्या हम एलिजिबल है या नहीं। तो उन्होंने इसी बात को यहाँ पे क्लियर किया हुआ कि अगर किसी ने कम से कम 2 साल भी अगर पढ़ा हुआ है तो वो उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जैसे किसी ने फाइनल ईयर में मैथमेटिक्स छोड़ दिया, फर्स्ट ईयर और सेकेंड में उसके पास था, तो वो मैथ्स के लिए एलिजिबल है। आपके जो बीकॉम वाले हैं उनके पास भी आई थिंक इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी जैसे सब्जेक्ट होते हैं, तो वो भी आपके जो हैं एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बाकी इसमें कुछ ऐसा क्लियर मेंशन है नहीं, तो मैं कुछ कंफर्म कह नहीं सकता। ठीक है, तो ओवरऑल जो एलिजिबिलिटी है टीजीटी के लिए वो आपकी है, एक तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है, प्लस आपका आई थिंक जूनियर वाला सीटेट, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन नहीं है प्राइमरी और जूनियर का, तो जब टीजीटी लेवल का है तो ऑब्वियसली जूनियर वाला सीटेट होना चाहिए। ठीक है, तो बीएड प्लस जूनियर सीटेट। तो इसमें आपका एक और पॉइंट था वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी के लिए उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन रखी हुई है, इफ़ अ कैंडिडेट है स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू 8th क्लास, अगर किसी ने 8th क्लास या उससे अपर क्लास तक पढ़ा हुआ है हिंदी, तो वो हिंदी के लिए उससे माना जाएगा कि उसके पास हिंदी की बेसिक नॉलेज है। नेक्स्ट है आपका ये टीजीटी हिंदी के लिए, तो उसके लिए आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना क्या क्या है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी इसमें आपका फिर वही है डिप्लोमा टीचिंग, तो ये आपका बीएड हो गया। ठीक है, डिप्लोमा से आप डीएलएड में मत जाना, ये बीएड का ही है, कहीं कहीं डिप्लोमा नाम से ही होता है। नॉलेज ऑफ हिंदी एसेंशियल, हिंदी के लिए वही है 8th क्लास तक। और वैसे भी कोई हिंदी से दे रहा है तो उसने तो ग्रेजुएशन तक हिंदी पढ़ी होगी, तो ये तो कोई इशू नहीं है। बाकी सीटेट होना चाहिए, मस्ट है सभी के लिए, और इसमें भी आपका वही एटलीस्ट 2 ईयर वाला मेंशन है कि अगर किसी ने 2 साल भी पढ़ा है तो वो एलिजिबल है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, पीआरटी के लिए, और इसी आपका जो है डीओई डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो दोनों में ही सेम है, चाहे आपको म्यूनिसिपलिटी ऑफ दिल्ली वाला हो या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वाला। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन दोनों में सेम है, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, और 2 ईयर का डिप्लोमा, जो कि आपका कहीं कहीं बीएड डीएलएड है, कहीं बीटीसी है। ठीक है, पहले अपने यहाँ यूपी में बीटीसी था, अब डीएलएड हो गया है। और सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जिस नाम से भी जाना हो जाता हो। ठीक है, तो ओवरऑल आपको 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास बीटीसी, डीएलएड या बीएलएड जिस नाम से भी आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा जाना जाता है, आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है, एंड सीनियर सेकेंडरी ये आपकी हो गई 50% मार्क्स 4 ईयर। ठीक है, कहीं कहीं आपका जो 4 ईयर है वो चल रहा है, अपने यूपी में भी स्टार्ट हो चुका है, आफ्टर 12th है ये आपका 4 ईयर, तो इसको हम बोलते हैं बीएलएड। ठीक है, तो ये भी एलिजिबल है। इसके अलावा आपके डिप्लोमा इन एजुकेशन, एक स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होता है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, ग्रेजुएशन विद 2 ईयर डिप्लोमा, जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा वाला, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा आपको सीटेट पास होना चाहिए, पास इन द सेंट्रल
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, ठीक है। और ये पीआरटी के लिए है, तो आपको प्राइमरी वाला पास होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ मेंशन नहीं है ऐसा कि प्राइमरी और जूनियर का, ठीक है। तो मेरा जहाँ तक मानना है ये प्राइमरी के लिए ही है, तो आपको प्राइमरी वाला सीटेट पास होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल क्या क्वालिफिकेशन हो गई आपकी, ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% या 45%, अगर किसी ने, मतलब मोस्टली तो ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड वाला ही है, तो 45% के साथ आपका ग्रेजुएशन, सॉरी 12th प्लस ग्रेजुएशन में मार्क्स की कोई बाउंडेशन नहीं है, प्लस आपका बीटीसी डीएलएड जो भी है बीएलएड, प्लस आपका प्राइमरी सीटेट। इसके अलावा मस्ट है पास्ट हिंदी और उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। इसके अलावा आपके पास हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज सेकेंडरी लेवल पे होनी चाहिए, मतलब 12th में आपने ज़रूर पढ़ी हो, ठीक है। और ये तो वो आपका रिलैक्सेशन का, इसको हम आगे देखेंगे। इसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि आपको पीआरटी के लिए बीएड वालों को मौका नहीं दिया है, जबकि एनसीटी ने बीएड वालों के लिए प्राइमरी के लिए एलिजिबल कर दिया है। तो ये मैटर आपका कोर्ट जा सकता है और चांसेस हैं कि बीएड वालों के फेवर में डिसीजन आए। ये आपका है असिस्टेंट टीचर, ये भी आपका पीआरटी है, लेकिन ये आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है, ठीक है। इसमें उसमें बेसिक जो अंतर है वो आप समझ लीजिए। एक तो जो 12th है वो इसमें 50% मार्क्स के साथ आपको पास होना है, ठीक है। SC ST के लिए 5% की रिलैक्सेशन है, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिस नाम से भी वो जाना जाता हो, ठीक है, डीएलएड वगैरह जो भी है आपका। और इसके अलावा उसमें जो आपकी हिंदी थी वो 12th, मतलब आपकी जो एक लैंग्वेज थी वो 12th तक होनी चाहिए थी, ठीक है, 12th लेवल तक सेकेंडरी एजुकेशन में। लेकिन इसमें क्या है, आपके पास हिंदी मस्ट है, यू मस्ट हैव हिंदी। उसमें क्या था, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, शायद ये लैंग्वेज थी, उसमें से एक होना था। लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी मस्ट है, और वो भी आपको 10th लेवल तक आपने हिंदी पढ़ी हो ज़रूर है इसमें आपका। उसमें ऐसी कंडीशन नहीं थी, उसमें इंग्लिश भी पढ़िए तब भी चलेगा। इसके अलावा सीटेट इसमें भी है, ठीक है। एक और इसमें है डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो इसका आपको कहीं ना कहीं वेटेज मिलेगा, आपको उसमें प्रेफरेंस मिलने वाला है। तो ये दो बेसिक अंतर थे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इन वैकेंसीज में। एक तो आपका ये हिंदी लैंग्वेज वाला हो गया, 10th क्लास में यहाँ मस्ट है, वहाँ 12th क्लास तक वो चॉइस थी, उन लैंग्वेजेस में से कोई एक होना था। और इसमें आपका ये कंप्यूटर लैंग्वेज आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट टीचर, ये नर्सरी के लिए है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो आपको 12th लेवल, आपको 12th होना चाहिए एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ। दूसरा क्या है, इसमें आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, आपको NTT होना चाहिए, या फिर जिस किसी और नाम से भी जाना जा सकता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग भी नाम अलग अलग हैं। तो बेसिकली ये आपका NTT होता है, जिस नाम से भी ये जाना जाता है, ये आपको मस्ट है। और इसमें एक और स्पेशल चीज़ है, वो आपकी ये है कि आपने सेकेंडरी लेवल तक हिंदी ज़रूर पढ़ी हो, ठीक है। अभी जो हमने देखा था म्यूनिसिपलिटी वाले में, उसमें आपका क्या था कि आपने 10th तक हिंदी पढ़ी हो, और उससे पहले जो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले में देखा था उसमें क्या था, हिंदी, इंग्लिश और भी लैंग्वेज थी, उसमें से कोई एक पढ़ी हो। लेकिन इसमें आपका क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन तक हिंदी क्या है, मस्ट है, आपने हिंदी ज़रूर पढ़ी हो। NTT के अलावा आपके पास जो डिप्लोमा है, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो हिंदी इसके लिए मस्ट है। अगर किसी ने इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी नहीं पढ़ी है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हिंदी लैंग्वेज क्या है, मस्ट है। तो इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी हो गई वो क्या हो गई, 12th 45% मार्क्स के साथ, प्लस NTT या जो भी सर्टिफिकेट है नर्सरी लेवल का। और थर्ड आपकी क्या हो जाएगी, आपके पास 12th तक हिंदी होनी चाहिए। और जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, आपका इसमें कहीं सीटेट मेंशन नहीं है, तो आपको इसमें सीटेट की कोई नीड नहीं है, क्योंकि सीटेट आपका है वो प्राइमरी लेवल से स्टार्ट होता है, नर्सरी लेवल पे आपका नहीं होता, ठीक है। तो आपको इसमें सीटेट की नीड नहीं है। बाकी अभी तक इसमें जितने भी थे, चाहे वो TGT हो चाहे PRT हो, उनमें सब में आपको सीटेट की नीड थी, किसी में जूनियर, किसी में प्राइमरी, लेकिन इसमें आपको सीटेट की नीड नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसमें आपका ये एक और है, और B.Ed नर्सरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये एक अलग B.Ed होता है नर्सरी वालों का, तो इसको आप ये नॉर्मल B.Ed नहीं समझना जो कि आप लोग मोस्टली करते हैं। तो जिन लोगों ने ये नर्सरी वाला B.Ed किया है उनको पता होगा, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी हम लोग B.Ed वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम पहले एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन का देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे एग्जाम पैटर्न की तरफ, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल जो एज लिमिट है वो 30 ईयर है सामान्य के लिए, ठीक है। जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए
मैक्सिमम एज लिमिट क्या है 30 ईयर है। बाकी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन है। SC/ST के लिए 5 ईयर की है, मतलब वो 35 हो जाएंगे। OBC के लिए 3 ईयर मतलब 33। PWD के लिए 10 ईयर, ठीक है, तो मतलब वो आपके 40 हो जाएंगे। ऐसे ही आपका बाकी गिवन है, तो एक बार ये पढ़ लेना। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक चैनल की गिवन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब देख लेते हैं कि जो आउटसाइडर OBC हैं उनके लिए क्या है कंडीशन। तो जो आउटसाइडर OBC हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर UR कैटेगरी। इसका मतलब क्या है, जो बाहर के जो भी आपके दिल्ली के अलावा जो भी OBC कैंडिडेट्स हैं वो सब अनरिजर्व में काउंट होंगे, उनको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा आपके जो SC/ST हैं उनके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अगर उनके पास सर्टिफिकेट है ओबियसली होगा, तो वो जो है SC/ST में काउंट होंगे और उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम आ जाते हैं अपना सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को लेके एक डाउट है, हो सकता है किसी को नहीं हो सकता है किसी को उसके बारे में जानकारी हो। अगर जिसको भी जानकारी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। इसमें आपके 1 टियर और 2 टियर 2 लेवल हैं। अब आपका जो DSSB है वो कई सारे लेवल्स के एग्ज़ाम कराता है, और ये जो नोटिफिकेशन है वो एक तरीके से जनरल नोटिफिकेशन उन्होंने दिया हुआ है। तो एक तो ये कन्फ्यूजन है कि जो आपका सेकंड लेवल है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए। देखो PRT के लिए तो मुझे नहीं लगता होगा। बचा आपका TGT, तो TGT के लिए मेरा थोड़ा डाउट है, और ये डाउट क्यों है ये आपको भी पता चल जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है इसके लिए भी नहीं होगा, और ये क्यों है ये आपको अभी आगे पता चल जाएगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें आपका सेकंड लेवल हम लोगों के लिए नहीं है, और जैसे ही मुझे इसके बारे में कोई भी कंफर्म बात पता चलेगी मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दूंगा कि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का क्या इशू है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, ठीक है। तो अभी तक तो ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये आपका 1 टियर आपको देना है, सेकंड लेवल भी देना है, ठीक है। तो आपका अभी हम टियर 1 की बात कर रहे हैं, केवल सेकंड का भी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो वह हम आगे जाएंगे। तो इसमें आपका 2 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन A और सेक्शन B, ठीक है। दोनों ही आपके 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये भी 100 ये भी 100। अब आ जाइए, इसमें आपके 5 सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। डिटेल में आप इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें आपके 5 सेक्शन है, सभी 20-20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सभी कितने होंगे 20-20 मार्क्स के रहने वाले हैं। सेक्शन B है आपका, इसमें आपको जो TGT वाले हैं, ठीक है, उनको तो अपने सब्जेक्ट के आएंगे 100 क्वेश्चन। बाकी जो PRT है उनके लिए 100 क्वेश्चन आने वाले हैं पैडागोगी के, वही आपके जो भी टीचिंग मेथड्स हैं, आपकी जो भी साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोगी आएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और ये आपका पेपर ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से आपको एक चूज करना होगा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग का, और कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं। ये आपका सिलेबस का ही पार्ट है, सेक्शन वाइज आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो 20-20 मार्क्स के ये 5 पार्ट हो जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका जो सेकंड सेक्शन है उसमें आपका मैंने बता दिया क्या क्या आने वाला है, और जो आपका टाइम रहने वाला है वो 2 आवर का रहने वाला है। और ईच क्वेश्चन आपका क्या है 1 मार्क्स कैरी करेगा, तो आपका जो टोटल होगा वो 200 मार्क्स का होगा। 100 फर्स्ट सेक्शन, 100 ही सेकंड सेक्शन, ठीक है। तो टोटल 200, 2 आवर का आपका टाइम, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं कंपेयर टू टाइम। हाँ, इसमें ये आपका टियर 2 का एक चीज़ रह गई थी। ये 2 अगर आपका सेकंड लेवल होगा तो उसमें देखिए आपका क्या है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, मतलब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, ऐसे राइटिंग, ठीक है, और लेटर राइटिंग। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि देखो PRT पे तो इतना हाई लेवल का नहीं आएगा, तो ये तो PRT के लिए तो ये नहीं है, ठीक है, सेकंड लेवल। बचा आपका TGT, तो TGT भी आपका थोड़ा इतना हाई नहीं है कंपेयर टू PGT, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस लेवल पे होगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है TGT लेवल पे भी आपका ये वाला नहीं है। हाँ, इंटरव्यू का मैं कह नहीं सकता, तो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन है नहीं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा।
तो यहाँ तक मुझे लगता है नहीं है, बाकी देखते हैं आगे। तो अब देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो उसमें आपकी 1/4 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अंधाधुंध नहीं लगाना है। बाकी हम आ जाते हैं आपके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं। तो जनरल के लिए आपको 40% लेके आना है। इसका मतलब हो जाएगा आपका, अगर 40% हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 80 मार्क्स, ठीक है। तो जनरल के लिए 80 मार्क्स लेके आना है। ओबीसी के लिए 35%, SC ST PH वालों के लिए 30%, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जनरल के लिए 80%, ओबीसी 40%, ओबीसी के लिए 35%, SC ST के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स से। अगर इतने आपको नहीं होंगे तो आप आगे फाइट नहीं कर पाएंगे, मेरिट में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे DSSB नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और जो भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पॉसिबल होगा, मुझे पता होगा, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।